नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं थोड़ी अलग किस्म की पड़ताल कर रहे हैं। हमारे सामने है विलियम जॉर्ज जॉर्डन की 1902 की एक किताब द पावर ऑफ ट्रूथ, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबिलिटीज। और दिलचस्प बात यह है कि हमने इसे पढ़ा नहीं है, हम सिर्फ गूगल बुक्स पर जो इसकी लिस्टिंग है उसे देख रहे हैं। ये किताब जीवन जीने की कला मतलब कंडक्ट ऑफ लाइफ श्रेणी की है। 151 पन्ने ब्रांटानो ने पब्लिश की थी, लेकिन इसका कोई डिजिटल प्रीव्यू है नहीं। तो आज का हमारा काम है एक तरह से जासूसी करना। क्या हम सिर्फ इस लिस्टिंग में दिए गए कॉमन टर्म्स एंड फ्रेजेस, यानी जो सामान्य शब्द और वाक्यांश है, उनसे इस 100 साल से भी पुरानी किताब की आत्मा को, उसके मूल संदेश को समझ सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्टिंग में जो शब्दों की सूची है वो अपने आप में काफी कुछ कहती है ना। पहला सवाल तो मेरे मन में यही आ रहा है। शीर्षक है द पावर ऑफ ट्रूथ, सत्य की शक्ति, और उपशीर्षक है इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबिलिटीज, मतलब व्यक्तिगत समस्याएं और संभावनाएं। ये दोनों मिलकर क्या इशारा कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ सच बोलने के बारे में है या कुछ और गहरा है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है शुरू करने के लिए। देखिए, लिस्टिंग में ट्रूथ यानी सत्य तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ट्रू लिविंग, सच्चा जीवन, ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी, वफादारी जैसे शब्द भी हैं। और फिर इनके उलट भी शब्द हैं, जैसे लाइंग, झूठ बोलना, अनट्रूथफुल, असत्यवादी, रॉन्ग, गलत। तो इन शब्दों का एक साथ होना ये सोचने पर मजबूर करता है कि किताब शायद सत्य को सिर्फ एक आप कहें तथ्यात्मक चीज की तरह नहीं देख रही, बल्कि शायद एक नैतिक नींव मान रही है। एक ऐसा बेस जिस पर इंसान अपना जीवन बनाता है, अपनी मुश्किलों से निपटता है, अपनी संभावनाओं को खोजता है। ये महज सच बोलने से कहीं ज्यादा शायद सच्चाई से जीने की बात कर रही होगी। सच्चाई से जीना, ये अपने आप में एक बड़ा विचार है। और ये जो उपशीर्षक है वो व्यक्तिगत समस्याओं और संभावनाओं पर जोर देता है। तो क्या इसका मतलब ये निकालें कि लेखक का ध्यान बाहरी दुनिया या समाज से ज्यादा व्यक्ति के अंदर की दुनिया पर रहा होगा, उसके नैतिक चुनाव, उसकी जिम्मेदारियां? हाँ, ऐसा लगता तो है। अगर हम इन शब्दों को थोड़ा और ध्यान से देखें तो कुछ थीम्स, कुछ विषय उभरते हुए देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे साफ जो ग्रुप है वो चरित्र और नैतिकता से जुड़ा है। सोचिए जरा, शब्द कौन कौन से हैं? कैरेक्टर, चरित्र; वर्चूज, गुण; डीड्स, कर्म; ड्यूटीज, कर्तव्य; मॉरल, नैतिक; नोबल, नेक; जस्टिस, न्याय। यहां तक कि रिफॉर्मर शब्द भी है। ये सारे शब्द इशारा करते हैं कि किताब शायद सेल्फ इम्प्रूवमेंट और नैतिक विकास पर बहुत फोकस करती हो। हाँ, और इसी की दूसरी तरफ वो शब्द भी हैं जो थोड़ा अंधेरा पहलू दिखाते हैं। क्राइम, अपराध, ईविल, बुराई, सेल्फिशनेस, स्वार्थ, एनवी, ईर्ष्या, इनग्रैटिट्यूड, अकृतज्ञता। ये तो बिल्कुल जैसे अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर लग रही है। ऐसा लगता है जैसे किताब पढ़ने वाले को एक नैतिक दिशा देने की कोशिश कर रही हो। लेकिन ये रिफॉर्मर शब्द, ये मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत सुधार की बात है या समाज सुधार की तरफ भी कोई इशारा हो सकता है? ये दिलचस्प सवाल है। अब देखिए, सिर्फ इस लिस्टिंग के आधार पर एकदम पक्के तौर पर कहना तो मुश्किल है, पर रिफॉर्मर का होना कम से कम ये संभावना जरूर खोलता है कि शायद व्यक्तिगत नैतिकता को बड़े सामाजिक संदर्भ से भी जोड़ा गया हो। और देखिए, नैतिकता सिर्फ विचारों में तो नहीं रहती है ना, वो भावनाओं से भी जुड़ी होती है। यहीं पर हमारा दूसरा ग्रुप सामने आता है, भावनाएं और मनोविज्ञान। हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि किताब दिल और दिमाग के बारे में क्या कहते होगी। कौन से शब्द हैं इसमें? अगर सकारात्मक पहलू देखें तो शब्द हैं करेज, साहस; होप, आशा; फेथ, विश्वास; कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास; फिर सिंपैथी, सहानुभूति; ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता; काइंडनेस, दयालुता; जेंटल, सौम्य। ये सारे शब्द एक पॉजिटिव मानसिक और भावनात्मक स्थिति की ओर इशारा करते हैं। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वरी, चिंता, सौरो, दुख, डार्क, अंधकारमय। तो ये दिखाता है कि किताब शायद जीवन की जो भावनात्मक उथल-पुथल होती है उसको भी एड्रेस करती होगी। आशा और निराशा, साहस और डर के बीच का जो संघर्ष होता है। और देखिए, इसमें एक शब्द है प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब टाल-मटोल। ये थोड़ा हैरान करने वाला है नहीं? मतलब लेखक सिर्फ बड़े नैतिक सिद्धांतों या गहरी भावनाओं की बात नहीं कर रहा है, बल्कि रोजमर्रा की जो व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक रुकावटें होती हैं, जैसे काम टालने की आदत, उस पर भी शायद बात कर रहा होगा।
ये तो इसे 1902 के हिसाब से काफी प्रैक्टिकल और जमीनी बनाता है। सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा पहले लोग टाल-मटोल से वैसे ही जूझ रहे थे जैसे आज हम जूझते हैं। कितनी मानवीय बात है ये। बिल्कुल, ये इसे काफ़ी रिलेटेबल बनाता है आज भी। और ये हमें अगले ग्रुप की ओर ले जाता है जो इन भावनाओं और नैतिक चुनावों को एक्शन में, कर्म में बदलने की बात करता लगता है। वो है संघर्ष और कर्म। यहाँ शब्द हैं स्ट्रगल संघर्ष, डीड्स कर्म, ड्यूटीज कर्तव्य, और फिर ब्रेवली बहादुरी से, डेयर हिम्मत करना। ये ग्रुप इस विचार को और मजबूत करता है कि किताब शायद जीवन को एक ऐसे मैदान की तरह देखती है जहां संघर्ष तो होगा ही, जहां सिर्फ सोचना या महसूस करना काफी नहीं है, बल्कि कर्म करना जरूरी है। अपने कर्तव्यों का पालन करना और उसके लिए हिम्मत दिखाना आवश्यक है। ब्रेवली और डेयर, बहादुरी से और हिम्मत करना, ये शब्द काफी शक्तिशाली हैं। ये निष्क्रियता के बजाय सक्रियता का आह्वान करते लगते हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे लेखक कह रहा हो, देखो जीवन आसान नहीं होगा, संघर्ष आएगा, लेकिन तुम्हें बहादुरी से उसका सामना करना है, हिम्मत करनी है। क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अपने सत्य पर टिके रहने के लिए भी हिम्मत चाहिए? बहुत संभव है, हाँ। सत्य पर टिके रहना, खासकर जब वो मुश्किल हो या पॉपुलर ना हो, यकीनन साहस की मांग करता है। और ये साहस शायद उन ऊंची चीजों के लिए चाहिए जिनकी हम आकांक्षा रखते हैं। यहीं पर हमारा चौथा समूह आता है, आदर्श और आकांक्षाएं। शब्द हैं आइडियल्स आदर्श, ड्रीम स्वप्न, इंस्पिरेशन प्रेरणा, गोल्डन आवर्स सुनहरे घंटे, स्पायर्स शिखर। ये सभी शब्द ऊपर उठने, बेहतर बनने, कुछ सार्थक हासिल करने की जो मानवीय इच्छा होती है उसकी तरफ इशारा करते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और शब्द है जो थोड़ा सा खटकता है, एयर कासल, मतलब हवाई किले। तो एक तरफ आदर्श हैं, सपने हैं, प्रेरणा है, और दूसरी तरफ हवाई किले। ये तो बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। क्या किताब ये बताने की कोशिश कर रही होगी कि सच्चे ज़मीनी आदर्शों और सिर्फ ख्याली पुलाव, खोखली कल्पनाओं में फ़र्क कैसे करें? शायद सत्य की शक्ति यहीं काम आती हो, ये पहचानने में कि कौन सा सपना वास्तविक है और कौन सा सिर्फ हवा में बना महल। ये बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है। बिल्कुल, ये जो तनाव है, यथार्थवादी आकांक्षा और सिर्फ भ्रम के बीच का तनाव, इस पर किताब ने जरूर कुछ न कुछ कहा होगा, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। सत्य शायद वो कसौटी हो सकती है जिससे हम अपने सपनों की परख कर सकें। अब इन व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक विषयों के साथ साथ शब्दों की सूची में कुछ ऐसे संकेत भी हैं जो हमें एक बड़े दायरे की ओर ले जाते हैं। पांचवां समूह हम कह सकते हैं धार्मिक या आध्यात्मिक संकेतों का है। अच्छा, इसमें क्या है? क्या ये किसी खास धर्म की बात करती है? देखिए, इसमें क्राइस्ट यानी ईसा मसीह, डिवाइन दिव्य, एटूनमेंट प्रायश्चित, स्पिरिट आत्मा, सोल अंतरात्मा, इटर्नल शाश्वत जैसे शब्द हैं। ये स्पष्ट रूप से ईसाई धर्म या कम से कम एक थियोलॉजिकल मतलब ईश्वरवादी दृष्टिकोण की ओर इशारा करते हैं। गार्डन ऑफ ईडन का जिक्र भी इस बात की पुष्टि करता है। लेकिन यहाँ एक और शब्द है जो थोड़ा चौंकाता है, एथीज्म यानी नास्तिकता। इसका होना यह बताता है कि किताब शायद सिर्फ आस्था का प्रचार नहीं कर रही होगी, हो सकता है विश्वास और अविश्वास के जटिल मुद्दे पर भी विचार कर रही हो। और फिर रॉजर विलियम्स का जिक्र है। रॉजर विलियम्स, जहां तक मुझे याद है, वो 17वीं सदी के अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता और चर्च व राज्य के अलगाव के बड़े समर्थक थे। उनका नाम 1902 की इस किताब की शब्द सूची में होना, क्या ये महज एक ऐतिहासिक उदाहरण है या ये उस समय के लिए किसी बड़े मुद्दे की ओर इशारा कर रहा है? ये महज संयोग नहीं लगता। रॉजर विलियम्स का जिक्र यहाँ काफी प्रासंगिक हो सकता है। इसे आप टॉलरेंस सहिष्णुता और इनटॉलरेंस असहिष्णुता जैसे शब्दों के साथ रखकर देखिए, जो हमारे अंतिम समूह सामाजिक अवधारणाओं का हिस्सा हैं। 1900 के दशक की शुरुआत में अमेरिका और दुनिया में धार्मिक और वैचारिक विविधता बढ़ रही थी। ऐसे में रॉजर विलियम्स जैसे व्यक्ति का उल्लेख, जो धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक थे, ये संकेत दे सकता है कि किताब सत्य की शक्ति को सिर्फ व्यक्तिगत ईमानदारी तक सीमित नहीं रखती होगी, बल्कि इसे समाज में अलग अलग विचारों और विश्वासों के साथ रहने की क्षमता यानी सहिष्णुता से भी जोड़ती होगी। ये उस युग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और शायद प्रगतिशील विचार रहा होगा। तो मतलब व्यक्तिगत सत्य से लेकर सामाजिक सहिष्णुता तक दायरा काफी बड़ा लगता है। इस सामाजिक समूह में और कौन से शब्द नजर आ रहे हैं? टॉलरेंस और इनटॉलरेंस के अलावा हमें चैरिटी, मैरिज, चाइल्ड और ह्यूमन जैसे शब्द भी मिलते हैं। ये दिखाते हैं कि किताब व्यक्तिगत नैतिकता और आध्यात्मिकता के साथ साथ मानवीय रिश्तों,
पारिवारिक जीवन और सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी शायद ध्यान केंद्रित करती होगी। ये एक तरह से संपूर्ण जीवन दर्शन प्रस्तुत करने का प्रयास हो सकता है। ये वाकई कमाल है कि कैसे सिर्फ इन शब्दों की एक लिस्ट से हम 1902 के दौर की सोच, उनकी चिंताओं और मूल्यों की एक धुंधली सी ही सही पर एक तस्वीर बना पा रहे हैं। और ये विषय एक सार्थक जीवन कैसे जिएं, अच्छाई बुराई का संघर्ष, आशा निराशा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सहिष्णुता, सपने और वास्तविकता, ये तो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ऐसा लगता है जैसे जॉर्डन ने उन शाश्वत मानवीय सवालों को छुआ है जिनसे हर पीढ़ी को जूझना पड़ता है। बिल्कुल। अगर हम इन सभी धागों को एक साथ पिरो के देखें तो इन शब्दों के आधार पर ये कल्पना करना या अनुमान लगाना ठीक लगता है कि द पावर ऑफ ट्रूथ सत्य को एक मल्टी डिमेंशनल शक्ति के रूप में देखती है। ये सिर्फ झूठ न बोलने का मामला नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण की नींव है, नैतिक दुविधाओं का सामना करने का एक जरिया है और साहस, सहानुभूति, आशा और यहाँ तक कि सहिष्णुता जैसे गुणों को विकसित करने का एक मार्ग है। ये उस जमाने के जो सेल्फ हेल्प या आत्मसुधार साहित्य था, उसकी एक मिसाल हो सकती है, जहां व्यक्तिगत प्रयास और नैतिक जीवन पर बहुत जोर था, लेकिन शायद सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ाव रखने की कोशिश थी। तो इस पूरी जासूसी का, इस पड़ताल का निष्कर्ष क्या निकलता है? गूगल बुक्स की लिस्टिंग के इन टुकड़ों को जोड़कर देखें तो विलियम जॉर्ज जॉर्डन की ये किताब सत्य को जीवन की गाड़ी का एक तरह से इंजन मानती है, जो हमें व्यक्तिगत समस्याओं के पहाड़ों से पार ले जा सकता है और हमारी संभावनाओं के खुले मैदान तक पहुंचा सकता है। ऐसा लगता है कि ये किताब व्यक्तिगत चरित्र, नैतिक चुनाव करने की हिम्मत और दया, सहिष्णुता, आशा जैसे गुणों को अपनाने पर जोर देती है। ये हमें 1900 के दशक की शुरुआत के उस दौर की मानसिकता में झांकने का एक अनूठा मौका देती है, जब दुनिया तेजी से बदल रही थी और लोग जीवन के मायने शायद नए सिरे से तलाश रहे थे। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है, जो शायद किताब के केंद्र में रहा हो या रह सकता है। हमने एयर कासल, हवाई किले, और ड्रीम, स्वप्न या आइडियल्स, आदर्श के बीच के तनाव की बात की थी। ये सोचना दिलचस्प है कि किताब ने इन दोनों में फर्क कैसे किया होगा। वो कौन सी कसौटी रही होगी जिससे एक व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को परख सके कि वो ज़मीनी है या सिर्फ ख्याली? क्या सत्य, यानी अपने आप से और दुनिया से पूरी ईमानदारी ही वो फर्क करने का तरीका था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे श्रोता खुद विचार कर सकते हैं। हम आज के दौर में अपने सपनों को हवाई किलों से कैसे अलग पहचानें? क्या पैमाना हो? तो ये थी हमारी आज की कोशिश विलियम जॉर्ज जॉर्डन की 1902 की किताब द पावर ऑफ ट्रूथ, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबिलिटीज को समझने की, सिर्फ गूगल बुक्स लिस्टिंग के आधार पर। क्योंकि इसका कोई डिजिटल वर्जन आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो इसे असल में पढ़ने के लिए शायद किसी पुरानी लाइब्रेरी या किताबों की दुकान की खाक छाननी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ इन बिखरे हुए शब्दों से भी मुझे लगता है हमें उस दौर की सोच और आज भी प्रासंगिक मानवीय दुविधाओं पर सोचने के लिए काफी कुछ मिला है।